बच्चों बच्चों कक्षा 9 में आज हम पढ़ेंगे कृतिका पुस्तक से पाठ 2। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। जो मृदुला गर्ग लेखिका हैं, उन्होंने अपने साथ के समय की जितनी भी औरतें हैं, अपनी दादी नानी हैं, परदादी है, उनके समय की जो बातें हैं वह बताई हैं। सबसे पहले हम लेखिका का परिचय पढ़ेंगे। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की अग्रणी लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म 1938 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया और विभिन्न नगरों में रहने के बाद 1974 में दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन में संलग्न रहकर अनेक कहानियों की रचना की। उन्होंने उपन्यास एवं निबंध भी लिखे हैं। संप्रति के ये लेखन कर्म में प्रवृत्त है। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे पाठ 2 मेरे संग की औरतें। जो कहानी है वह पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। जो लेखिका है मृदुला गर्ग, वो अपने नानी के बारे में कह रही है कि मेरी नानी थी परंतु मैंने उन्हें देखा नहीं था। मेरी माँ की शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझा। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी मतलब पर्दा करने वाली, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए, मतलब कि विदेश चले गए। बैरिस्ट्री मतलब वकालत की पढ़ाई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, मतलब गुजारने लगे, तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपने किसी इच्छा आकांक्षा पसंद नापसंद का इजहार पति के सामने किया। इजहार मतलब प्रगटीकरण। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती थी। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया, मतलब कि बीबी के जो कहने पर सामने अपने दोस्त को पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, मतलब हैरानी भरा था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। वर का अर्थ है जो दूल्हा है वह आप ही ढूंढेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावदार में हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसे जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उससे साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही।
पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में उसकी आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया और जिसकी जेब में पुश्तैनी मतलब खानदानी पैसा धेला एक न था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। मतलब कि जो उनकी माँ थी बहुत पतली और नाजुक थी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम का अर्थ होता है सभी बाशिंदों मतलब रहने वाले की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी, नेहरू जी हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या और कोई परिकथा होती। परिकथा का अर्थ है परियों की कहानी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्मी को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह है माँ की अपनी खासियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। पारिजात एक पुष्प का नाम होता है। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी। ज़बानी राय मतलब उनसे पूछा जरूर जाता था और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मतलब जो भी उनकी माँ कहती थी वो काम जरूर किया जाता था। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।